हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल ह्यूमनटेक यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। माई सेल्फ एज महिपाल बघेल एज ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस एडवाइज़र। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होगी और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 7 डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन ऑफ रिजर्व आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को आप बटन दबा दें जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन वीडियो आपको आसानी से मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप वीडियो पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन आप दबा के नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और चलिए चलते हैं। देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन किस पे बेस होता है? डेप्रिसिएशन हमारा ये मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस होता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? दैट रेवेन्यू ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ इज मैच अगेंस्ट एक्सपेंस फॉर सेम पीरियड। मैचिंग कंसेप्ट, जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे कंसेप्ट होता है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट एक्सपेंस, हमारा जो एक्सपेंस हमारे इक्वल होते हैं रेवेन्यू। जैसे कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस हमारा डेप्रिसिएशन। तो जब हम किसी चीज़ को हम यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट भी होगा। बेनिफिट किस रूप में होगा? हमारा रेवेन्यू के भी रूप में होगा। जब एक्सपेंस हमारा क्या होता है? डेबिट, और रेवेन्यू क्या होती है हमारी? क्रेडिट। तो ये हमारा क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल है। Matching principle require that the revenue of a given period is matched against the expense for the same period. मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट हमारा जो एक्सपेंस हमारे इक्वल होते हैं रेवेन्यू के सेम पीरियड में, उसे हमें मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन मे बी डिस्क्राइब एज ए परमानेंट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल shrinking in the book of value of fixed asset. It is based on the cost of assets consumed in the business and not in the market value. According to Institute of Cost Management London ICMA, the terminology depreciation is the diminution in the intrinsic value of assets due to use and or lapse of time. Accounting standard AS6 issued by Institute of Chartered Accountants of India ICI define the depreciation a measure of wearing the out consumption or other loss of value of depreciable asset arising from reflection of time or obsolescence through technology and market changes. Depreciation is allocated so as to charge fair proportion of depreciable amount in each account during the expected useful life of assets. Depreciation includes amortization of assets of whose useful life of predetermined. As per depreciation AS6, तो depreciation क्या होता है हमारा? Depreciation is measure of bearing out consumption of other loss value of depreciable asset arising from use of reflection of time or obsolescence through technology and market change. Depreciation is allocation so as to change fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of asset. Depreciation includes the amortization of asset whose useful life of predetermined. सिंपल भाषा में डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारे एसेट की वैल्यू का रिडक्शन होता है, यानी कि एसेट की वैल्यू कम होना वो हमारा डेप्रिसिएशन है। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन की विशेषताएं क्या है? तो इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स. It includes loss of the value of the reflection of time, uses of obsolescence. For example, a business firm buys a machine for 1 lakh on 1st April 2017. In the years
2017 a new version of machines arrives in the market. नई टाइप की मशीन मार्केट में आ गई. एज ए रिजल्ट मशीन्स बॉक्ड बाय द बिजनेस फर्म बिकम्स आउटडेटेड. क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई. द रिजल्टेंट डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कॉज्ड बाय ऑब्सोलेंस. तो डेप्रिसिएशन का मेन फीचर्स क्या होता है? ड्यू टू एफ्लेक्शन ऑफ टाइम. एफ्लेक्शन ऑफ टाइम कैसे? यदि हमने मशीनें खरीदी और मशीन खरीदने के बाद एक नई मशीन आ गई तो जो हम मशीन हम यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी? आउटडेटेड होगी, वो करंट में यूज नहीं है. तो एफ्लेक्शन टाइम की वजह से उस पर क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन यानी रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू कम होना. वो क्या होते हैं हमारे? डेप्रिसिएशन. इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डेप्रिसिएशन लगा दिया तो नेक्स्ट ईयर नहीं लगेगा. डेप्रिसिएशन हर साल लगता रहता है, एवरी ईयर. डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं? SLM और WDV. SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब एवरी ईयर कंसिस्टेंसी ये डेप्रिसिएशन लगता रहता है एसेट्स पे. It is an expired cost and hence must be deducted before the calculating the taxable profit. For example, if profit before depreciation tax कितना है? 50,000 and depreciation amount कितना है? 10,000. तो profit before tax will be profit before depreciation tax कितना है? 50. तो हम लेस कर देंगे depreciation. तो profit after tax कितना आ जाएगा? 40,000. तीसरी 5 फीचर्स है. इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन हमारा कैसा है? एक कैश एक्सपेंस नहीं है, यानी कि हमारा एक्सपेंस तो है पर नॉन कैश, यानी कैश नहीं आता. मतलब हर साल मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. जो कम हो रही है वो क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो. यानी डेप्रिसिएशन के अंदर कोई कैश नहीं होता, कैश का इन्वॉल्व नहीं होता, ना बैंक का इन्वॉल्व होता. प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड. जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर चुके हैं उनको हमें क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है. तो हम जो क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में उसमें हम समझेंगे कैसे हम राइट ऑफ करते हैं. डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं. डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स. इसको हम डिप्लेशन भी कह सकते हैं. डिप्लेशन क्या होता है? द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड टू कॉन्टेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइन क्वारीज दैट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ एसेट्स. सेकंड है हमारा एमोर्टाइजेशन. Amortization refers to writing off the cost of intangible assets like a patent, copyright, trademark, franchises, goodwill, which have utility of specified period of time. जो amortization है वो सिमिलर किसके? डेप्रिसिएशन को होता है. ये होता है डिप्लेशन, जो अभी हमने ऊपर देखा. क्या होता है? डिप्लेशन. और सेकंड क्या है? एमोर्टाइजेशन. ये क्या है? डेप्रिसिएशन सिमिलर है. ये किसको राइट ऑफ करते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स. किसको राइट ऑफ करते हैं? ये इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स क्या होंगी? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजी, गुडविल, विच हैव यूटिलिटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. The procedure for amortization by periodic write-off the portion of cost of intangible assets is the same that depreciation of fixed assets. For example, if a business firm buys a patent 10 लाख का उसने पेटेंट खरीदा है and estimate that the useful life of 10 years. उसकी useful life कितनी है? 10 साल. The business firm must write off 10 लाख upon 10. तो यानी 1 लाख एवरी ईयर उसको amortize यानी राइट ऑफ करना पड़ेगा. The amount of return off is technically referred to amortization. जो अमाउंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं, जो अमाउंट हम मतलब जो 10 लाख है, 10 लाख को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 लाख एवरी ईयर क्या हो रहा है? राइट ऑफ. जो राइट ऑफ हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एमोर्टाइजेशन कहेंगे. उसको क्या बोलेंगे हम? एमोर्टाइजेशन. कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन के क्या कारण होते हैं? These have been very clearly spelled out as part of definition of depreciation in the accounting standard
ऑफ 6 आर बीइंग एलिब्रेटेड हेयर। में डेप्रेशन लगने क्या क्या कारण होते हैं तो आप देखते हैं। फर्स्ट कॉज होता है हमारा वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज ऑफ पैसेंस ऑफ टाइम, यानी कि वियर एंड टीयर मीन्स द डिटरेशन एंड द कंसिक्वेंट डिमिनिशन इन द एसेट्स वैल्यू arising from its use in business operation from earning revenue. It reduces the assets of technical capacity so to service the purpose of for which it has been meant. Another aspect of wear and tear physical deterioration. और सेकेंड क्या होता है हमारा? सेकेंड होता है हमारा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, यानी लीगल राइट्स का खत्म होना। क्या होता है हमारा? एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, यानी certain category of assets lost their value of after the agreement government their use in the business comes to an end after the expiry of predetermined period. Example such as asset are patent, क्या होते हैं? patent, copyright, leases, patent, copyright, leases, whose utility to business is extinguished immediately upon the removed or legal backing to them. थर्ड कॉजेस क्या होता है डेप्रेशन का? ऑब्सोलेंस। क्या होता है? ऑब्सोलेंस क्या होता है? ऑब्सोलेंस इज अनदर फैक्टर लीडिंग टू डेप्रेशन फिक्स एसेट इट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑब्सोलेंस मीन्स द फैक्ट ऑफ बीइंग आउट ऑफ डेटेड। ऑब्सोलेंस implies the exiting assets becoming out of dated and account availability better type of assets it arise from such the factor as। ऑब्सोलेंस का मतलब है जो टेक्नोलॉजी चेंज होना। ऑब्सोलेंस का हमारा कारण क्या होता है? हमारे ऑब्सोलेंस का हमारा कारण होता है टेक्नोलॉजी चेंजेस, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर्विस, आउटडेट ऑफ एसेट्स और लीगल अदर डिस्क्रिप्शंस। यानी कि डेप्रेशन से कारण क्या होता है हमारा? ऑब्सोलेंस का मतलब कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होना। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो हमारे किसी काम की नहीं, यानी कि हमारी न्यू टेक्नोलॉजी जाएगी तो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी हमारी किसी काम की नहीं है। और चेंज इन मार्केट डिमांड, मतलब मार्केट में डिमांड का चेंज होना फॉर द प्रोडक्ट सर्विस आउटपुट ऑफ एसेट्स और लीगल अदर डिस्क्रिप्शंस, यानी कि लीगल का मतलब है गवर्नमेंट टाइम, मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना। चौथा कारण है कि हमारा एबनॉर्मल फैक्टर। क्या है हमारा? एबनॉर्मल फैक्टर, मतलब कुछ एबनॉर्मल फैक्टर भी हो सकते हैं डेप्रेशन के। नीड फॉर डेप्रेशन, हमें डेप्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो डेप्रेशन में आवश्यकता क्यों पड़ी? तो डेप्रेशन द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम ए कंसेप्चुअल लीगल एंड practical business considerations. These considerations provide depreciation particular significance as business expense. डेप्रेशन अवस्था में क्यों करें? इसके होते हैं चार। पहला होता है हमारे मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और सेकंड क्या होता है हमारा? कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। क्या होता है? कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। थर्ड क्या होता है हमारा? ट्रू एंड फेयर ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। फोर्थ होता है हमारा कंप्लायंस विद लॉ। तो ये वन बाय वन हम थोड़ा समझते हैं। डेप्रेशन का मेन मकसद होता है हमारा मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी कि जो भी हम डेप्रेशन हमारा क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रेशन क्या होता है हमारा? पीएल अकाउंट में डेबिट होता है। तो जो इनकम जब हम जो भी हम मशीन खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस रूप में होगा? सेल्स के रूप में होगा। वो क्या होगी? हमारी क्रेडिट होगी। तो यानी कि हमारा जो डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है वो सेम पीरियड में, तो उसे हम मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। और डेप्रेशन का सेकेंड पॉइंट क्या हमारा? कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, यानी कि डेप्रिसिएशन इज ए डिडक्टेबल कॉस्ट ऑफ टैक्स पर्पज। हाउएवर tax rules for the calculating the depreciation amount need not necessary for similar current business practice। डेप्रेशन का मकसद होता है हमारा टैक्स निकालने के लिए हमें डेप्रेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो हमारे प्रॉफिट में हम माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी डेप्रेशन का प्रयोग हमें किस लिए होता है? हमारा टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए।
डेप्रिसिएशन ये क्या कंपनी लॉ के प्रोवाइड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन का हमें क्यों जरूरत पड़ती है? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। डेप्रिसिएशन हमें किस लिए चाहिए? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। इफ depreciation of asset is not provided for, then assets will not overvalued and balance sheet will not reflect the correct financial position of business. This is not permitted either established accounting practice by specific provision of law। यानी कि एज पर AS6 के अनुसार डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें कानूनी यानी लॉ का पालन करना पड़ता है। और डेप्रिसिएशन का चौथा हमें जरूरत क्यों पड़ती है? कंप्लायंस विद लॉ, यानी लॉ में जो भी दे रखा है, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, तो हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेगुलेशंस, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन दैट इनडायरेक्टली कंपाइल सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए कॉर्पोरेट एंटरप्राइज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। यानी कि हमारी जो कंपनी लॉ है और अदर लॉ है, तो हमें क्या पता, डेप्रिसिएशन हमें फिक्स एसेट पर प्रोवाइड करना पड़ता है। हमें टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 1, तो हमें क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है। डेप्रिसिएशन नॉन कैन एक्सपेंस, ट्रू। ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। यानी डेप्रिसिएशन में कैश का प्रयोग नहीं होता, डेप्रिसिएशन में ये कैश का प्रयोग नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, ये हो जाएगा हमारा राइट। सेकेंड है हमारा डेप्रिसिएशन इज आल्सो चार्ज टू करंट एसेट्स, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। या इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। डेप्रिसिएशन हमारा करंट एसेट्स पे लगता है? नहीं, डेप्रिसिएशन हमारा करंट एसेट्स में लगता है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? हमारा फिक्स एसेट्स पे लगता है। थर्ड है हमारा डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन डिक्लाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स एसेट, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, ना कि नॉट मार्केट वैल्यू पे। तो आंसर इस पे क्या हो जाएगा हमारा? बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन हमारा किस पे लगता है? हमारा बुक वैल्यू पे, नॉट मार्केट वैल्यू पे। द मेन कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टीयर कॉजेज बाय इट्स यूजेस। तो वियर एंड टीयर हम नहीं पढ़ा था, वियर एंड टीयर भी इसका कारण होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असर्टेन ट्रू एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। मतलब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस हमारा निकलेगा। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की पता चलेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 6, डिफ्लेशन टर्म इज यूज इन द केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज, इट इज फॉल्स। ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स, यानी कि रॉन्ग। भले ही मार्केट कम हो या ज़्यादा हो, इट इज इररिलेवेंट, इट इज इमैटेरियल। डेप्रिसिएशन हमारा बुक वैल्यू पे लगता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज, नहीं, भले ही बड़े कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, क्योंकि बहुत सारे कारण है, एब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी चेंज होना और वियर एंड टीयर। भले ही यूज हुई हो या नहीं यूज हुई हो, तभी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। क्यों प्रोवाइड होगा? ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, सिर्फ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट टू इट्स मार्केट वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? हमारा बुक वैल्यू पे चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू इट्स मार्केट वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होता है हमारा बुक वैल्यू पे, इससे मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेवेंट नहीं है, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। If adequate maintenance expenditure incurred, depreciation need not to be charged, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स।
यानी कि डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा, भले ही उसको मेंटेन करें या ना करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो डेप्रिसिएशन अमाउंट को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सेकंड क्या होता है हमारा पहला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सेकंड होता है हमारा एस्टिमेट नेट रिलाइजेबल वैल्यू, थर्ड क्या होता है हमारा डेप्रिसिएबल कॉस्ट, फोर्थ क्या होता है हमारा एस्टिमेट यूजफुल ऑफ लाइफ। ये 4 मेथड होते हैं। तो 1 बाय 1 इसको हम समझेंगे, 1 बाय 1 धीरे धीरे इसको समझेंगे। डिस्पोजल ऑफ एसेट, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज 50,000 एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। एट द एंड ऑफ 10th year इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेल वैल्यू कितनी है 6,000, बट द एक्सपेंस रिलेटेड टू इट्स डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड 1,000, देन द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ सेल कितनी हो जाएगी हमारी 5,000 हो जाएगी, यानी 6 - 1 कितना हो जाएगी 5,000। थर्ड होता है हमारा डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होता है भैया, डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 50,000 लेस 5,000, it is the depreciable cost which is distributed and charge depreciable expense over the estimated useful life of assets. In the above example 45 shall be charged to depreciable over period of 10 years. Estimated useful life of assets is the estimated economic या commercial life of the assets. Physically life is not important for this purpose because of an assets may still exist physically but may not be capable of commercially viable production. For example, a machinery purchase and it is estimated that it can be used production process for 5 years. After the 5 years, the machinery may still in the good physical condition but can be used for production probability. Methods of calculating depreciation amount. मेथड्स दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है SLM मेथड एंड WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए वैसे काफ़ी मेथड होते हैं, पर हमारे क्लास 11th में 2 मेथड हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट होता है हमारा SLM मेथड, फर्स्ट होता है हमारा SLM, सेकंड होता है हमारा WDV। SLM मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। चलिए SLM WDV मेथड के बारे में समझते। SLM मेथड का फॉर्मूला हमारा है डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम लेस कर देंगे हमें एस्टिमेटेड नेट रिलाइजेबल वैल्यू और भाग दे देंगे हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। इसे एग्जाम्पल समझते हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितने हैं 10 years एंड नेट रिलाइज वैल्यू कितनी है 50,000। तो हाउ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर, तो हमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यानी कि 2,50,000 में 50 लेस कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20,000 पर ईयर हमें एज पर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड की बेस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आते हैं कितने टाइप के डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं, तो आपको आंसर देना है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा SLM, सेकंड होता है हमारा WDV। SLM होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए हम SLM और WDV में अंतर समझते हैं। तो SLM क्या होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और WDV क्या होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV। तो SLM मेथड किस पे लगता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर। जो हमारा SLM मेथड है वो किस पे लगता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर, और जो WDV है उस पर किस पे लगता है बुक वैल्यू पर। ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल द डेट, यानी कि जो हमने जैसे कि हमने पिछले साल हमारे कोई मशीनरी हमने 1,000 की खरीदी, ठीक है, और डेप्रिसिएट कितना है 10% है, तो 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा, तो ये बचेगा 900 रुपये। तो अगले साल
किस पे लगेगा, 900 पे। बैलेंसिंग फिगर है मतलब 10% यानी 90 रुपये। तो 900 में से 90 गए तो कितने बचे, 900 माइनस 90, ये बचा 810। तो अगले साल फिर 10% 810 पे लगेगा यानी कि 81 रुपये, 81 रुपये, ये आ जाएगा 729। ये क्या है हमारा WDV, ये क्या है हमारा WDV, ठीक है। और SLM में क्या होगा, सिर्फ 1000 रुपये, 1000 रुपये 10% कितना हो गया, 100, यानी हर साल 100 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, तो SLM में किस पे लगेगा, फिक्स कंस्टेंट एवरी ईयर, यानी SLM में हमारा जो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि जो मशीनरी है हमने 1000 रुपये की खरीदी है और डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है 10%, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़ पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एज पर SLM। और WD में क्या होगा, पहले 100 रुपये चार्ज होगा, फिर अगले साल 90 रुपये चार्ज होगा, फिर थर्ड ईयर 80। जहाँ भी बैलेंस कम होती जाएगी, जो भी बुक वैल्यू, ओरिजिनल बुक वैल्यू क्या होगी हमारी, ओरिजिनल लेस डेप्रिसिएशन चार्ज द टिल डेट, वो हमारी क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू हो जाएगी। तो डिक्लाइन ईयर आफ्टर ईयर, ये हर साल क्या होती है, कम होती है। थर्ड, टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिस्पेक्टेड डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स अनइक्वल ईयर आफ्टर द इट इंक्रीज इन द लेटर ईयर्स। WD में क्या होगा, एट मोस्ट इक्वल एवरी ईयर, रिकॉग्नाइज बाय द इनकम टैक्स लॉ, नॉट रिकॉग्नाइज। SLM को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और WD को रिकॉग्नाइज करते हैं। Suitability, it is suitable for the asset which repair charge less probable of absence of law, scrap value depends upon time period involved। और WD में क्या होगा, it is a suitable for assets which are affected by the technological changes and requires more repair expense with passage of time। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट अकाउंट हम कैसे करेंगे, पहले क्या होगा हमारा, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ऑफ एसेट, यदि हम एसेट खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा हमारा, टू बैंक या वेंडर। बैंक कब आएगा, जब हमने पेमेंट इमीडिएटली कर दी होगी। और वेंडर अकाउंट कब आएगा, जब हमने जो एसेट्स हमने खरीदा है वो हमने क्या खरीदा है, क्रेडिट, तब हमारा वेंडर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। तो ये एसेट यानी कि हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। थर्ड हो जाएगा फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जो हमने जो डेप्रिसिएशन में चार्ज करा है वो हम एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यदि हमें चार्जिंग डेप्रिसिएशन एसेट, यदि किसी हम एसेट चार्ज करते हैं तो हमें 3 एंट्री में पास करनी होती है। पहले एंट्री कौन सी होती है, जब कोई हम एसेट्स मशीनरी हो या फिक्स एसेट्स हो हम लाते हैं तो एंट्री क्या होगी हमारी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि हमने पेमेंट तुरंत कर दी हो। यदि हमने पेमेंट तुरंत नहीं करी हो तो हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रिएट हो जाएगा हमारा। वेंडर कौन होते हैं, वेंडर वो होते हैं जिनसे कि हम अपने एसेट्स हम खरीद रहे हैं। सेकंड हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है विद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं, 2 होते हैं, SLM एंड WDV। इन दोनों मेथड से हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। थर्ड होता है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, ये हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, PL अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा हमारा, डेबिट साइड में, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। चलिए थियोरेटिकल पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया है। अब हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जब तक कि आपको बाय बाय, जब तक के लिए आपको बाय बाय। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे।
आपको नेक्स्ट क्लास में सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा। और यदि मेरी वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल। आपको स्वागत। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस एडवाइजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपको चैप्टर 7 और पार्ट 2 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 वीडियो में आपको मैं थ्योरेटिकल समझाया था, ये मेरा पार्ट 2 है, इसमें आपको प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को आप क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। यदि आप वीडियो पर नए हो तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पाल हिमोटेक और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलते हैं, देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। यदि हम पहले प्लांट खरीदते हैं 1 अप्रैल 2016 तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट। जो प्लांट आ रहा है डेबिट, हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। जो चीज़ आती है डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है? प्लांट 5 लाख रुपए से। और क्या चीज़ आती है? हमारे पास से बैंक जा रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्लांट को लाने से जो खर्चा हो रहा है, मतलब एक्सपेंस, पहला था हमारा परचेज प्लांट 5 लाख रुपए से हमने प्लांट को हमने खरीद लिया, यानी फिक्स से हमने खरीद ली। और प्लांट टू बैंक एक्सपेंस इनकम ऑन इंस्टॉलेशन, हमने प्लांट को इंस्टॉल किया है तो पैसा कुछ खर्च हुआ है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी 50,000। यदि जो हम प्लांट को हमने इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल करते समय हमने उस एक्सपेंस को क्या करते हैं? कैपिटलाइज कर दिया, यानी प्लांट की वैल्यू को बढ़ जाएगी। और थर्ड क्या होता है? डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट क्या हमारा? प्लांट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट कितने? 54,000 से। और फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन हम बुक करा है वो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितने? 54,000 से। ये हमारा है प्लांट अकाउंट। यदि हम मशीनरी खरीदते हैं, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्लांट के हम क्या कर देंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे बैंक, कितने से? 5 लाख से। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, कितना? 50,000 से। तो हमारा 50,000 से टू बैंक लिख देंगे ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 50,000। इन सबका टोटल कर देंगे 5 लाख फिर प्लस 50,000, ये हो जाएगा हमारा 5.5 लाख। और थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डेप्रिसिएशन। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो डेप्रिसिएशन ये प्लांट की क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या होगा? हम क्रेडिट साइड जाएंगे तो हमें सेकंड साइड क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन। तो हमें डेप्रिसिएशन लिखना होगा 54,000 से। तो लास्ट में हम क्या करते हैं? बैलेंस फिगर, यानी कि जो 5.5 लाख में से ये लेस कर देंगे 54,000, तो कितना बचेगा? 4,96,000। 4,96,000 को नेक्स्ट ईयर हम क्या कर देंगे? ये बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 4,96,000। तो डेप्रिसिएशन फिर अगेन कितना हमारा चार्ज हो रहा है? 54,000। तो 54,000 लेस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 4,42,000। 4,42,000 फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लग रहा है 54,000, कितना हो जाएगा? बैलेंस सीडी 3,88,000 हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या प्लांट अकाउंट तैयार हो जाएगा। चलिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में एंट्री क्या आती है? मनी हमने एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या है हमारी? प्लांट। डेप्रिसिएशन में कितना चार्ज किया था? 54,000। तो ये 2017, 2018, 2019 कितना चार्ज हुआ? ये हमारा जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में हम क्या लिखना पड़ेगा हमें? प्लांट 54,000। तो फर्स्ट का हमारा चार्ज हो गया पीएल में 54,000 बाय पीएल अकाउंट। किस में चार्ज करेंगे हम? पीएल अकाउंट में। सेकंड में पीएल अकाउंट में, थर्ड में पीएल अकाउंट में। इस टाइप से डेप्रिसिएशन अकाउंट निकल जाएगा। जो हमने जो डेप्रिसिएशन जो 54,000 था वो कैसे निकला? परचेज प्लांट, हमने 5 लाख रुपए का हमने प्लांट खरीदा। कितने खरीदा हमने? 5 लाख।
और जो प्लांट को इंस्टॉल करते समय हमारे पैसा खर्च हुआ था 50,000, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। जैसे कि हम प्लांट कहीं से लेके आते हैं, यानी फिक्स एसेट कहीं से लेके आते हैं, फिक्स एसेट लाने में जो पैसा और खर्च होता है जो इंजीनियर को देते हैं, वो हमें कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी प्लांट में फिक्स एसेट में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हो जाएगा हमारे 5.5 लाख। और ये है जो सैलरी वैल्यू है वो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। सैलरी वैल्यू क्या होती है, जब हम प्लांट को बेचेंगे तो जो हमारा जो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी, जितना का प्लांट बिक सकेगा, वो हमारी सैलरी वैल्यू होती है। तो 5.5 लाख में से 10,000 हम क्या कर देंगे, लेस। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5,40,000। प्लांट की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। जितनी लाइफ होगी उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ जाएगा, हमारा 54,000। चलिए क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 2 करते हैं। मैसर्स मेहरा एंड सन्स एक्वायर्ड ए मशीन फॉर ₹1,80,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इंस्टॉलेशंस। द फर्म राइट्स ऑन डेप्रिसिएशन at the 10% original cost. Record necessary journal entry 2017 and draw the machinery account, depreciation account as the book account close 31 March every year. The firm charge depreciation to assets account. तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में एक मशीनरी खरीदी गई है। कितनी खरीदी गई है, 1,80,000 रुपये, और उस पर 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस खर्चा किया गया है, यानी कि 20,000 20,000। ये मशीन हमारी हो जाएगी 2 लाख। और जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है। कितना परसेंट है, 10%। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एंट्री हम पास करते हैं, यानी कि जो हमने 1,00,000 से मशीन खरीदी है, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो 1,80,000 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पर हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है बैंक, बाय चेक द्वारा पेमेंट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, 1,80,000 रुपये कैट कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे परचेज मशीनरी फॉर ₹1,80,000। जब हम मशीनरी हम खरीद के लेके आते हैं तो उसको हम इंस्टॉल करने में हमारे 20,000 पैसा लग रहा है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। जब पैसा लग रहा है उनसे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज। क्या कर रहे हैं हम, कैपिटलाइज। जब हम मशीन लेके आते हैं, जो भी पैसा जब लगाने में जो पैसा लगता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटलाइज। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 20,000, यानी कि हमें जो मशीनरी है हमारी 1,80,000 हम लेके आए थे, 20,000 हमने इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिए। तो मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हो जाएगा, जब हम लाने के बाद हमारा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका रेट हमारा 10% दे रखा है। मशीन हम कब खरीदी, अक्टूबर में। कब खरीदी हमने मशीन हमने खरीदी 1 अक्टूबर 2017। और जो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हमारे कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च का डिफरेंस कितना है, 6 मंथ। कितना डिफरेंस है, 6 मंथ। तो मशीनरी हमारी जो कॉस्ट हो गई थी 1,80,000 हमने खरीदी थी, प्लस 20,000 हमारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस खर्च हो गए थे, ये हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000। और ये मशीनरी अभी हमारे 6 मंथ यूज हुई है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6 महीने, यानी 20,000 का 6/12 कितना हो जाएगा, 10,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी में जो चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन वो 10,000। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये हमारा क्लोजिंग डेट पर हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जो 10,000 है उसको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र 10,000। और मशीनें खरीदने के बाद अगले साल ये हमारी एंट्री हमारे 31 मार्च 2017 में अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब हमारी एंट्री क्या होगी, 2018 में 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 20,000। 20,000 कैसे निकला, 20,000 हमारा 2 लाख का 10%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20,000।
यानी कि 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। जो डेप्रिसिएशन निकला है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड ईयर एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20,000। और उसके बाद हम जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यह एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना 20,000, 31/2003। यानी हमें 3 ईयर्स के अकाउंट्स में हमें एंट्री पास करनी थी, वो एंट्री पास हो चुकी। अब इस एंट्री जो हमने पास हुई है उनको हमें कहाँ भेजना है, मशीनरी अकाउंट। हमें क्या बनाना है, मशीनरी। क्वेश्चन में कहा गया है मशीनरी अकाउंट तैयार कीजिए यानी प्रिपेयर कीजिए, बुक ऑफ मेसर्स मेहरा एंड सन्स मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में पहले एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, पहले एंट्री हो जाएगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या हो जाएगी, बैंक। तो जो मशीनरी अकाउंट के ये क्या हो रहा है हमारा, डेबिट। क्या हो रहा है ये हमारा मशीनरी अमाउंट हमारा ये हो रहा है डेबिट। कितने से हो रहा है, 1,80,000 से, 1,80,000 से मशीनरी अकाउंट के हम चले जाएंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, टू बैंक, कितना 1,80,000। फिर जो इंश्योरेंस टैक्स में कितना खर्च हो रहा है, 20,000 यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस टैक्स पे कितना 20,000, ये हो जाएगा 2 लाख। इस पर चार्ज हमारा थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 10,000। तो ये क्रेडिट साइड में 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जो 2 लाख में से ये 2 लाख में से ये 10,000 लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1,90,000। तो 1,90,000 को हम नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, बैलेंस शीट से ब्रॉड डाउन, क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे। फिर हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 2 लाख। 2 लाख कैसे निकलेगा, 1,80,000 प्लस 20 2 लाख हो गया। 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। ये 20,000 आ जाएगा। तो 1,90,000 में से 20,000 लेस जाएंगे तो कितने बचेगा, 1,70,000। 1,70,000 का आएगा हमारा नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 20,000। तो 1,70,000 में से 20,000 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1,50,000। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट तैयार हो गया है। इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इस टाइप से होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट एंट्री क्या होती है हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या फिक्स एसेट। और क्या होती है हमारी एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट की हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी जो है, मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, मशीनरी 10,000 से। और फिर अगेन 2017 ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है, ये हमारा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, ये हमारा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यानी 1 साल का, 1 ईयर 10,000 20,000 20,000। तो 10,000 पे हम किस में चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की हमें किस साइड जाना होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 10,000। ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है, 20,000। ये 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है, 20,000। ये हमारा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो ये हमारे एंट्री डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंट तैयार हो गया। हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करा, डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट करा। तो डेप्रिसिएशन हमने सिंपली तौर पे हमने मशीनें कितनी खरीदी, 1,80,000 की, 1,80,000 की। इसमें हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख का कितना परसेंट है, 10%, वो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर कितना 6 मंथ यूज हुई थी, तो फर्स्ट ईयर हमारा 6 मंथ का कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 10,000। और नेक्स्ट ईयर में 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 20,000। तो इलस्ट्रेशन अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं। तो मैसर्स साहनी एंटरप्राइज
Acquired printing machinery 40,000 on 1st July 2014 and spent 5,000 on its transport. 5,000 रुपये कहाँ खर्च कर दिए? ट्रांसपोर्ट पर एंड इंस्टॉलेशन पर. एंड अनदर मशीनरी 35,000 वाज परचेज, और एक और मशीनरी उन्होंने 35,000 की उन्होंने खरीद ली 1 जनवरी 2016. डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है? 20% ऑन WDV. तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. तो सहानी एंटरप्राइज एक मशीनरी खरीदनी, कितनी खरीदी है? 40,000 रुपये की, 40,000. कब खरीदी है? 1 जुलाई 2014 को. एंड इस पर कितना पैसा खर्च कर दिया? ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन पर 5,000. तो ये मशीनरी हमें कितनी पड़ जाएगी? 45,000 की. तो उसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 16 को उन्होंने एक अनदर मशीनरी खरीद ली. कितनी खरीदी है? 35,000 की. 35,000 की अनदर मशीनरी उन्होंने खरीद ली. तो उन्होंने बोला है हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन में? प्रिपेयर ए मशीनरी अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट हम तैयार करते हैं. तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हमें क्रिएट करने हैं. पर 8 कॉलम से हमें LF कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम क्रिएट कर सकते हो, पर आप LF को आपको छोड़ सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है? 1 जुलाई को उन्होंने 40,000 रुपये की मशीनरी खरीद ली. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितने अमाउंट से हो जाएगा? 40,000 एंड 40,000, ये 40,000 रुपये. 5,000 रुपये उन्होंने इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च हुआ. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना? 50,000 से. ये टोटल कितना हो जाएगा? 45,000 रुपये. जो डेप्रिसिएशन रेट है, जो डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 20% है. जो डेप्रिसिएशन रेट कितना है हमारा? 20% है. मेथड कौन सा है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. मेथड डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है? WDV मेथड क्या होता है? जो हमारा बैलेंस होता है, जो बैलेंस बचता है, उस पर हमारा डेप्रिसिएशन रेट लगता है. इस पर कोई फिक्स परसेंटेज, मतलब फिक्स अमाउंट नहीं होता. ये हम हमेशा कम हो सकता है, पर कभी भी डेप्रिसिएशन अमाउंट 0 नहीं हो सकता. तो टोटल मशीन हमारी कितनी हो जाएगी? 45,000. हमारे अकाउंट्स कब खत्म हो रहे हैं? 31 मार्च 2015. मतलब एवरी मार्च हमारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं. तो हमारा जो हमने जो मशीनरी खरीदी थी, कब खरीदी थी? 1 जुलाई. यानी कि हमने 1 जुलाई को मशीनरी खरीदी है, और हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च 14. तो ये जो डिफरेंस है वो कितने आ रहा है? 9 मंथ्स. यानी 9 मंथ्स का हमें क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 45,000 की मशीन होगी हमारी. 45,000 का 20%, और हमारी मशीन कितने यूज हुई है? 9 मंथ्स, 9/12. ये हमारा कितना आ जाएगा? 6750. 45,000 फिर इसका 20% इंटू में 9/12, ये हमारा जाएगा 6750. तो 45,000 में से हम 45,000 में से 67 लेस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 38,250. ये हमारा क्या आ जाएगा? बैलेंस CD. 38,200 प्लस नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन बैलेंस BD. हमारा जो अमाउंट बचेगा 38,250. फिर क्वेश्चन में बताया गया कि 1 जनवरी 2016 एक मशीनरी अनदर मशीनरी खरीद ली है. कितनी खरीदी है? 35,000 रुपये की. तो ये हमारा टोटल हो जाएगा हमारा 38,250 प्लस 35,000 कल टू 73,250. तो हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा 9400, और 73,250 में 9400 माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस शीट कितना बचेगा? 63,850. जो डेप्रिसिएशन 6400 कैसे निकला? तो इसमें हमारी कितनी मशीन है? 2, फर्स्ट एंड सेकंड. जो फर्स्ट मशीनरी है उस पर इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा. जो फर्स्ट मशीनरी थी हमारी 45,000 रुपये की थी,
45,000 रुपये की, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लग चुका 67,50। तो ये लेस कर देंगे 45,000 माइनस 67,50, ये कितना हो जाएगा हमारा 38,250। 38,250, इसका डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है 20%, ये हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट 7650। 7650। जो सेकंड मशीन थी वो हमने कितने खरीदी है 35,000। 35,000 ये कब खरीदी है 1 जनवरी, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 3 महीने का 35,000 डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 20%, और 20% गुणा 3/12, ये हो जाएगा हमारा 1750। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा 1750। तो इसमें हम 1750 हम लेस कर देंगे। तो 1750 लेस करने के बाद 35,000 माइनस 1750, ये बचेगा मशीनी वैल्यू 33,250। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, वो हमारा निकलेगा 7650 प्लस 1750। 7650 प्लस 1750, ये आ जाएगा हमारा 9400। ये हमारा क्या जाएगा 9400। फिर हमें बैलेंस शीट निकालना होगा। बैलेंस शीट कैसे निकलेगा 63,850। बैलेंस शीट को हम बैलेंस ब्रॉड डाउन में ले लेंगे। 1 अप्रैल 2016 बैलेंस शीट 63,850 और डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जो हमारी जो फर्स्ट मशीन थी एंड सेकेंड मशीन थी, फर्स्ट मशीन कितनी बची थी हमारी 38,250। 38,250 माइनस 7650, 30,600। और जो हमारी सेकंड मशीनरी थी वो थी हमारी 33,250। तो 30,600 का 20% कितना आ जाएगा हमारा 6120, और 33,250 का 20% कितना आ जाएगा हमारा 6650। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 6620 प्लस 6650, ये हो जाएगा 13। ये डेप्रिसिएशन हमारा फर्स्ट मशीन का हमारा आ जाएगा 6120 प्लस 6650। 6120 प्लस 6650, ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 12,770। तो 12,770 हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। फिर हमें 63,850 में से 12,770 लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 51,080 हमारा बैलेंस सीडी, वो हमारी मशीन अकाउंट तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग सेकेंड। तो बिसारिया कन्फेक्शनर वॉक्ड ए कोल्ड स्टोरेज प्लांट 1 जुलाई 2014, मैंने 1 जुलाई 2014 को उन्होंने 1 लाख का एक प्लांट खरीदा है। तो कंपेयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, मैंने 3 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और डेप्रिसिएशन जो रेट है वो कितना है 10% है ओरिजिनल कॉस्ट पर, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों पे 10% है। तो प्लॉट द कंपाउंड अमाउंट डेप्रिसिएशन ऑन ग्राफ, हमें उसका क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, एक होता है हमारा SLM मेथड, सेकंड होता है हमारा WDV मेथड। तो मशीनरी प्लांट, ये क्या कोल्ड स्टोरेज प्लांट खरीदा उन्होंने। प्लांट कितने खरीदा है 1 लाख, तो दोनों में हम 1 लाख कर देंगे। और ये डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्स्ट 3 साल, तो 3 साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर। तो जो SLM में हमारा जो डेप्रिसिएशन क्या रहेगा सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि हमारा जो SLM है वो हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा 10%, यानी 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। ये तीनों साल क्या रहेगा सेम रहेगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये चार्ज होगा। और WDV में क्या होता है सेम नहीं होता। जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड,
यानी फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना रहेगा 10,000, यानी जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन है वो कितना रहेगा 10,000। 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि फर्स्ट ईयर हमारा 10,000 हो गया। जो सेकंड ईयर है यानी कि 1,00,000 में से 10,000 लेस कर देंगे, ये बचेगा 90,000। तो 90,000 का 10% कितना हो जाएगा 9,000, यानी WD में 9,000 हो जाएगा सेकंड ईयर। 9,000 क्या कर देंगे लेस, तो ये कितना बचेगा 81,000। 81,000 का 10% कितना हो जाएगा 8,100, यानी थर्ड ईयर हमारा कितना हो जाएगा 8,100। फिर इसमें तो तीनों साल क्या हो रहा है हमारा डेप्रिसिएशन सेम हो रहा है, यानी SLM में जो डेप्रिसिएशन है तीनों साल हमारा क्या हो रहा है सेम। तो 10,000 10,000 एंड 10,000, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। WD में क्या हो रहा है फर्स्ट ईयर कितना चार्ज हुआ ये 10,000, सेकेंड ईयर में 9,000 और थर्ड ईयर में 81,100। यदि हमें SLM और WD का ग्राफ बनाना तो कैसे बनेगा, ये हमारा लाइन ग्राफ बना देंगे। ये हमारा कौन सा है SLM और WDV। तो ये हमने ग्राफ बना दिया, ये हमारा X और ये Y। जो XY लाइन है उसको हम अमाउंट यानी रुपीज़ के अनुसार भेज दें और इसको हमें टाइम। तो ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो यहाँ पर ये अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 10। तो ये सपोज करो ये 10,000 है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इस टाइप से SLM और WD में क्या होगा ये टाइम, ये हमारा X और ये हमारा क्या है Y, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा रुपीज़ यानी अमाउंट। तो अमाउंट में अमाउंट, तो ये WD का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। अमाउंट में फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ 5 मान लो, यहाँ 10, ये 10 पहला यहाँ पर, और सेकंड हमारा कितना है 9, तो थोड़ा कम होगा यहाँ पर। और थर्ड ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड पे कितना 81,100 और कम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप का WD का ग्राफ बन जाएगा। और SLM का एक फिक्स, यहाँ पर 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ पर ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ एसेट कैन टेक प्लेस एदर एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ या ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ड्यू टू ऑब्सोलेंस एनी अदर एबनॉर्मल फैक्टर। डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या होता है, हमें एसेट को बेचना। कब बेचना होता है, क्या तो एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, यानी कि एसेट के एंड में, ये एसेट के बीच में कभी भी बीच में क्यों, ड्यू टू ऑब्सोलेंस यानी टेक्नोलॉजी का चेंज होना या एबनॉर्मल फैक्टर। इफ़ इट इज़ सोल्ड, डिस्पोजल एसेट का मतलब बेचना। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, यदि हम बेचते हैं यूजफुल लाइफ के एंड में, द अमाउंट रिलाइज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एसेट एंड स्क्रैप शुड बी क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। तो जो पैसा जो सेल होगी वो किस में होगी, स्क्रैप में होगी, यानी कबाड़े के भाव। और जो पैसा आएगा उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, एसेट अकाउंट में। एंड बैलेंस शीट रेफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या दिखाना होगा, सेल। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फॉर द सेल ऑफ एसेट एज स्क्रैप। यदि हमने एसेट्स यानी फिक्स एसेट को हमने स्क्रैप में बेच दिया, जो भी हमें पैसा मिला, जैसे 5 लाख की मशीन थी, 10 साल बाद हमें उसे बेचने के बाद हमें 20,000 रुपये मिले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्क्रैप। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कहाँ से क्या चीज़ गई है, हमारे पास एसेट गया है तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो बैंक आया वो हमारा डेबिट हो जाएगा, जो एसेट गया है हमारा वो जो पैसा आया उसके हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। फिर जो पैसा आने के बाद एंट्री क्या होगी, फोर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट इन द एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
यदि उस एसेट्स को बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यानी कि जो प्रॉफिट किस रूप में होगा हमारा कैश बैंक के रूप में होगा। और ठीक है, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, और एसेट्स क्या होगा हमारा कैश हो जाएगा, कैश आएगा, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा पीएल अकाउंट हो जाएगा हमारा। यदि हम उसको बेचने से हमें क्या हो रहा है लॉस, यदि लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे पीएल अकाउंट हम हमको डेबिट कर देंगे। और एसेट क्या आएगा हमारा कैश या बैंक आएगा हमारे पास, वो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल RS लिमिटेड परचेज ए व्हीकल 4 लाख का RS लिमिटेड ने व्हीकल खरीदा है। आफ्टर द 4 ईयर्स इट्स सैलरी वैल्यू एस्टिमेट 40,000। इसकी 4 साल बाद जो सैलरी वैल्यू एस्टिमेट अंदाजा लगाया कि 40,000 रुपये होगी। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर विथ SLM मेथड सो द एज हाउ व्हीकल्स काउंट वुड बी अपीयर इन द 4 years it is assuming it is sold 50,000 at the end of when depreciation charge to asset account and provision depreciation account is maintained। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू मशीन ने हमें कितने खरीदी 4 लाख की, 4 लाख में से लेस कर देंगे हम एस्टिमेट सैलरी वैल्यू जब हमारी 4 साल बाद सैलरी वैल्यू कितनी होगी हमारे एस्टिमेट हमें लगा है 40,000 रुपये होगी। तो ये कितने साल के लिए मशीन की लाइफ कितनी है 4 ईयर्स। तो आफ्टर द डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर एंड SLM क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है जो एसेट्स है उसकी लाइफ कितनी है 4 ईयर्स। तो 4 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 4 लाख माइनस 40,000 ये आ गया 3,60,000। 4 से डिवाइड कर देंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा 90,000 पर एनम आ जाएगा। चलिए हम बुक ऑफ RS लिमिटेड व्हीकल अकाउंट तैयार करते हैं। तो व्हीकल अकाउंट तैयार कैसे होगा, बुक्स ऑफ RS लिमिटेड व्हीकल अकाउंट। तो हमने 4 लाख रुपए का व्हीकल खरीदा, जब हम 4 लाख रुपए का व्हीकल खरीदा होगा तो एंट्री क्या हुई होगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट 4 लाख। तो 4 लाख व्हीकल के डेबिट साइड हमने 4 लाख रुपए टू बैंक 4 लाख कर दिया। एंड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा 90,000। तो 90,000 डेप्रिसिएशन कैसे निकला 4 लाख का हमने व्हीकल खरीदा, सैलरी वैल्यू कितनी आ रही थी एस्टिमेट 40,000, व्हीकल की लाइफ कितनी थी 4 ईयर्स। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ जाएगा 90,000 पर एनम। तो 90,000 हमारे डेप्रिसिएशन आ गया। तो 4 लाख में से 90,000 के कितने बचे 3,10,000। ये हमारी बैलेंस शीट आ जाएगा 3,10,000 रुपये हमारे ये क्या नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ये हमारा ब्रॉड डाउन हो गया, ये 3rd ईयर पे ये हमारा 3,10,000 रुपये बैलेंस BD आ गया। ये हमारा SLM मेथड, कौन सा मेथड है ये हमारा SLM में डेप्रिसिएशन क्या होता है फिक्स होता है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 90,000। तो 3,10,000 में से 90,000 गए तो कितने बचेगा 2,20,000। 2,20,000 को फिर 3rd ईयर में ब्रॉड डाउन कर लेंगे। 3rd ईयर में ब्रॉड डाउन करने के बाद जो डेप्रिसिएशन फिर अगेन डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे हर साल कितना लगेगा 90,000। क्यों लगेगा क्योंकि ये SLM मेथड है। यदि हमारा ये WD मेथड होता तो ये 90,000 नहीं आता, तो हमारे 90,000 WD में नहीं आता। तो ये 2,20,000 में से 90,000 लेस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 1,30,000। 1,30,000 को हम बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। और 3rd ईयर हमारा डियर फ्रेंड्स 3rd ईयर में उसको 50,000 रुपये की सेल कर देते हैं। यानी कि जो 50,000 रुपये का हमने क्या कर दिया हमने बेच दिया लास्ट में मशीन ने। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या सेल करा है व्हीकल, क्या सेल करा है व्हीकल, कितना करा है 50,000। तो 50,000 हमारा ये आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन शो कर रखा है 99,000। ये क्या हमारा गलत है, ये 90 गलत, ये हो जाएगा हमारा 90,000। ये रॉन्गली मिस्टेक
कर दिया है। ये हमारा 90,000 है। 90,000 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 1,40,000। जैसे कि जो मशीनरी थी वो हमारी फोर्थ ईयर मशीनरी की वैल्यू कितनी थी हमारी? फोर्थ ईयर मशीनरी की वैल्यू थी हमारी 1,30,000, 1,30,000, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया? 90,000। तो मशीन की वैल्यू कितनी बची? 1,30,000 माइनस 90,000, ये बची 40,000। तो 40,000 मशीनों को हम फिर 50,000 में सेल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000। तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो हमने इधर डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट ऑफ व्हीकल। जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू PL अकाउंट टू व्हीकल। यानी कि जो व्हीकल की वैल्यू कितनी थी हमारी? 40। तो 10,000 रुपये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा व्हीकल अकाउंट हमारा तैयार हो गया। तो इसके बाद हमें ये व्हीकल अमाउंट हमारा तैयार हो गया। और इसमें तो डेप्रिसिएशन अमाउंट शो रखा है। ये है द प्रोविजन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रोविजन बनाते हैं तो हमारा व्हीकल अकाउंट में डेप्रिसिएशन अमाउंट शो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या शो नहीं होगा। तो ये हमारा व्हीकल अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। पहला क्या था? ए ऑप्शन डेप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट्स अकाउंट। सेकंड है प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमारी जो मशीनरी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। फर्स्ट ईयर कितनी वैल्यू है? 4 लाख। तो बैलेंस शीट कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। सेकंड ईयर कितनी वैल्यू है? 4 लाख। थर्ड ईयर बैलेंस शीट कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। फोर्थ ईयर बैलेंस शीट कितनी है? तो ये 4 लाख बैलेंस शीट हो जाएगा। थर्ड ईयर में जो बैलेंस शीट है वो भी हमारा बैलेंस बीडी हो जाएगा। थर्ड ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम इसका इकट्ठा चार्ज कर लेंगे। यानी फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ था हमारा? 90,000। सेकेंड ईयर में 90,000, ये थर्ड ईयर में 90,000, ये फोर्थ ईयर में 90,000। एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना चार्ज हो जाएगा? 3,60,000। तो इकट्ठा हम क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन डाल देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,60,000। तो हमने जो सेल करा है वो सेल कितनी करी है? 50,000 रुपये की। तो 4 लाख मशीन की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख में से जो डेप्रिसिएशन है कितना लग गया? 3,60,000। मशीन की वैल्यू कितनी बची? 40,000। ठीक है, सेल हमने कितना कर दिया? 50,000। तो 10,000 रुपये का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाती है? जब हम सेल करते हैं एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा 50,000 से टू व्हीकल 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। उसकी वैल्यू बची थी 40,000। और टू प्रॉफिट PL अकाउंट 10,000 का प्रॉफिट हो गया, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो 10,000 का प्रॉफिट हम शो कर देंगे 10,000, 4,10,000। और ये लास्ट में ये बैंक अमाउंट है 4,10,000। इसमें क्या हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक व्हीकल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन उसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी होगी। तो ये फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर बैलेंस BD। तो फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 90,000। तो इसको एंड में बैलेंस ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। बाय डेप्रिसिएशन कितना? 90,000। ये बैलेंस BD। ये सेकेंड ईयर में हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? बाय बैलेंस BD 90,000 प्लस 90,000, ये हो जाएगा हमारा 1,80,000। 1,80,000 को बैलेंस CD में हम कर लेंगे। तो बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा हमारा? डेप्रिसिएशन 90,000, ये हो जाएगा 2,70,000। ये 2,70,000 रुपये हमारा BD हो जाएगा ब्रॉड डाउन। फिर डेप्रिसिएशन हमारा ये 2,70,000 रुपये बैलेंस हमारा CD हो जाएगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर कितना हो जाएगा? 90,000। यानी 4 साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 3,60,000। यानी एवरी ईयर
यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ए फोर्थ। तो 90,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट में हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन 90,000, फिर 90 सेकेंड में कितना कर हम चार्ज 90,000, ये हो जाएगा हमारा 1,80,000। और थर्ड ईयर में फिर 90,000 चार्ज कर रहा है, ये हो जाएगा 2,70,000। और फोर्थ ईयर में फिर 90,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, ये हो जाएगा 3,60,000। ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व जब हम अलग से बनाएंगे तो उसमें मशीनरी का जो हमारा एसेट्स अकाउंट है उसमें शो करने की जरूरत नहीं है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस एडवाइजर, बिलोंग टू पाल एसोसिएट टीम वर्क। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, सब्जेक्ट अकाउंट्स, चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, सब्जेक्ट अकाउंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, क्लास 11। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। यदि आप वीडियो पे नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जो आपको दिखाई दे रखा होगा, आपको उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। पेज नो टाइम बेस रेडी टू स्टार्ट। यूज ऑफ एसेट ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। ये होता क्या है? Asset disposal account is designed to provide a complete and clear view of the transaction involved in the sale of the asset. Under the account head, the concerned variable are original cost of assets, depreciation accumulated on the asset up to the date, sale price of asset, value of the parts of the assets related to use, if any, and the resultant profit or loss of disposal. यूज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है? ये न्यू अकाउंट इज ओपनड, ए न्यू अकाउंट इज टाइटल एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपनड, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बीइंग सोल्ड इज डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयरिंग इन द प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल इज क्रेडिट टू द एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो द यूज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री क्या होती है? हमारी 3 एंट्री होती है, 1 2 3। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बीइंग सोल्ड, एसेट अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द नेट सेल प्रोसीड्स। यानी कि हमारे 3 एंट्री पास करनी पड़ती है हमारी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या होती है हमारी? विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बीइंग सोल्ड, एंट्री हो जाएगी हमारी एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट्स। सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द एक्यूमुलेटेड बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द नेट सेल प्रोसीड्स। एंड फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी? फोर्थ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ सेल, द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यदि हमारा लॉस हो रहा है तो हमारी फोर्थ एंट्री होगी। यदि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यदि लॉस के केस में क्या होगा? लॉस हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ लॉस टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यदि हमारा क्या हो रहा है? यदि लॉस के एंट्री में फोर्थ एंट्री होगी, प्रॉफिट हो रहा है, in case of profit with the amount of profit of sale the asset disposal account debit to profit and loss account। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ करेंट एंटरप्राइज हैज फॉलोइंग बैलेंस इन इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 2017। मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 6 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड हो चुका है? 2,50,000। ये मशीनरी परचेज 1 लाख, 1 लाख की मशीनरी खरीदी है 1 नवंबर 2013 को। हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है? 60,000। उस पर 60,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट है। वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 35,000। द एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड फॉलोइंग मैनर। बुक्स ऑफ करंट एंटरप्राइज
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और मशीनरी अकाउंट्स। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता है कि एंड में हम मशीन को यूज करने के बाद एंड में हम उसको मशीन को सेल कर देते हैं, उसे मशीन डिस्पोजल अकाउंट होता है। तो हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना रखा है और मशीनरी अकाउंट बना रखा है। तो बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस बीडी कितना दे रखा है? 6 लाख। ए मशीन परचेज 1 लाख ऑन 1 नवंबर 2013 हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 60,000 वाज सोल्ड 1 अप्रैल 2017 कितना? 35,000। तो 1 जनवरी 2017 मशीनरी डिस्पोजल कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो जो हमारा 1 लाख डिस्पोजल हो जाएगा तो हमारा बैलेंस बीडी कितना बचेगा? 6 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 5 लाख। मशीन डिस्पोजल कितनी हो रही है? 1 लाख की 1 अप्रैल 2017। जो मशीन डिस्पोजल हो रही है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 1 अप्रैल 2017 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 और उस मशीन को जो डिस्पोजल हो रही है उस मशीन को हम कितने में सेल कर रहे हैं? 35,000। 1 अप्रैल 2018 को 35,000 में इसको सेल कर रहे हैं। जो मशीन डिस्पोजल हो रही है कितने की थी मशीन हमारी? वो 1 लाख रुपए की। मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए की। मशीन की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए थी, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाता? डेप्रिसिएशन उस पर लगाता 60,000 डेप्रिसिएशन लगाता तो बुक वैल्यू मशीन की कितनी बची? 40,000। उस मशीन को हम सेल कितनी कर रहे हैं? 35,000। यानी कि 40,000 मशीन को हम सेल कर रहे हैं तो 5,000 रुपये का हमें क्या आ गया? लॉस। क्या आ गया? लॉस। लॉस कहाँ आएगा? ये लॉस आ जाएगा। हम लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, ये हमारा टोटल बराबर हो जाएगा। इस टाइप से हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। मशीन डिस्पोजल अकाउंट होता है क्या है? जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करना, उसे हम डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। जैसे उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो प्रॉफिट जो सेल अमाउंट की हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा तो उस अकाउंट में हमें उसको शो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और 1 जनवरी 2015 घोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक। उसने कितने ट्रक खरीदे? 5 फॉर 20 रुपीज़ ईच, यानी कि उसने 5 ट्रक खरीदे। 20 रुपये का 1 ट्रक, तो कितना उसने पैसा इन्वेस्ट करा? 1 लाख। डेप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% यूजिंग SLM, या उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%। कौन सा मेथड लगेगा? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। 1 जनवरी 2015 में उसने ट्रक खरीदे थे 20,000 रुपये का ईच ट्रक, और उसने 1 जनवरी 2016 ऑन ट्रक वाच सोल्ड कितने का बेच दिया? 15,000 रुपये का। 15,000 का उसने ट्रक सेल कर दिया। ऑन 1 जुलाई 2017 जो उसने सेल कराया वो कब कराया? 1 जनवरी 16 को। और 1 जुलाई 2017 को अनदर ट्रक का परचेज, एक ट्रक और उसने खरीद लिया। कितने का ट्रक खरीदा? 20,000 रुपये का। और वाज सोल्ड उसने बेच दिया 18,000 का। और न्यू ट्रक वाज कॉस्टिंग वाज परचेज ऑन यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रक डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2015 एंड 16 एंड 17 एज्यूमिंग द फर्म क्लोज अकाउंट्स इन दिसंबर एवरी ईयर। जो भी ट्रक बिके हुए हैं उन्हें हमें डिस्पोजल अकाउंट आएगा। द 1 जनवरी 2015 घोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक कितने? 20 रुपये ईच। उसने 5 ट्रक खरीदे हैं और 20 रुपये ईच। तो कितना पेमेंट की है हमारे हाथ से? 1 लाख। यानी एक ट्रक कितने का है? 20,000 रुपये का। 5 ट्रक कितने हो जाएंगे? 1 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? ट्रक अकाउंट डेबिट। हम यदि एंट्री हम पास करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हमारी हो जाएगी ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 1 लाख। 1 लाख। तो ये हमारा ट्रक अकाउंट है। किसकी बुक्स में ट्रक अकाउंट बन रहा है? बुक ऑफ घोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये ट्रक अकाउंट में बैंक हो जाएगा।
1 लाख, यानी कि 20,000 के 5 ट्रक खरीदे हैं। 20 × 5 कितना हो जाएगा 1 लाख। और 31 दिसंबर 2015 के बीच में कोई ट्रक उन्होंने सेल नहीं करा ना खरीदा, तो बैलेंस शीट हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख। बैलेंस शीट जो 1 लाख आ जाएगा उसको हम नेक्स्ट ईयर 2016 1 जनवरी उसको करेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, यहाँ पर बैलेंस CD से बैलेंस BD आ जाएगा। बैलेंस BD आने के बाद जो हमारा सेकेंड ईयर था, तो सेकेंड ईयर में एक ट्रक बेच दिया 15,000 का, तो बाय ट्रक डिस्पोजल, तो हम 1 जनवरी 2016 में बाय ट्रक डिस्पोजल कितने करेंगे 20,000। जो 20,000 जो ट्रक है इसको हम सेल कितने कराया उन्होंने 15,000 में कराए, जो कि डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। बाकी जो हम बैलेंस शीट निकालेंगे 1 लाख में से 20,000 लेस हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 80,000 हम थर्ड ईयर में इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस CD से बैलेंस BD। तो थर्ड ईयर में उन्होंने एक ट्रक बेच दिया, थर्ड ईयर में उन्होंने एक अनदर ट्रक उन्होंने खरीद लिया। कितने खरीदा 30,000 रुपीज़ का। बैंक परचेज ऑफ न्यू ट्रक 30,000, यानी कि 80,000 प्लस 30,000 ये हो जाएगा हमारा 1,10,000। और 1 जुलाई 2017 को उन्होंने एक ट्रक और बेच दिया। कितने का बेचा 18,000, यानी सोल्ड कर दिया 18,000 रुपये का। 20,000 वाला ट्रक उन्होंने 1,000 रुपये का भेज दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन में कहाँ शो करनी पड़ेगी डिस्पोजल अकाउंट में 1 जुलाई 2017। फिर लास्ट में हमारा बैलेंस शीट 1,10,000 में से 20,000 गए तो हमारे बचेगा 90,000। तो ये हमारा ट्रक अकाउंट हमारा बन गया है। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। तो ट्रक डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा वो इस वीडियो में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फर्स्ट ईयर में कोई ट्रक सेल नहीं किया था। सेकंड ईयर यानी 1 जनवरी 2016 को उन्होंने 20,000 का एक ट्रक सेल किया था। ट्रक की बुक वैल्यू कितनी थी 20,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रेट था 10%। कितना था 10%। तो 20,000 का 10% कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। 20,000 का 10% आ जाएगा 2,000 रुपये। ट्रक कितने का बेचा है उन्होंने 15,000 रुपये का। 15,000 तो बाय बैंक रिसीव हो जाएगा 15,000। तो 20,000 वाला ट्रक 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। ट्रक की बुक वैल्यू कितनी बची 18,000। उस ट्रक को हमने 15,000 रुपये में क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। तो 3,000 रुपये का हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। तो इस लॉस को PL अकाउंट में ये शो कर दिया। अब हम थर्ड ईयर का डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। थर्ड ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर में एक मशीनरी उसकी वैल्यू कितनी थी 20,000। सॉरी मशीनरी यानी ट्रक को उन्होंने मशीनरी एज्यूम कर लिया है। तो ट्रक की वैल्यू कितनी थी 20,000, उसको उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया। थर्ड ईयर में उन्होंने एक ट्रक सेल कराए। बुक वैल्यू कितनी थी 20,000। जो मशीनरी या ट्रक की उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 20,000। कब थी वो 1/1/15। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन उन्होंने लगाया। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10%। 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2,000। तो ये वैल्यू आ जाएगी 18। डेप्रिसिएशन ये हमारा लग रहा है SLM मेथड। जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो कौन सा है हमारा SLM। तो यानी SLM क्या होता है फिक्स होता है। फिर डेप्रिसिएशन ये हमारी 1/1/16 की वैल्यू आ जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000। तो ये कितना आ जाएगा 16,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा थर्ड ईयर में। ये 1 जुलाई को सेल कर रहा है, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1,000। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी पहुंचेगी, नेट बुक वैल्यू बचेगी इसकी 15,000। और इसको ये सेल कितने की कर रहा है 18,000 की, यानी सेल कर रहा है 18,000 की। तो 3,000 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 3,000 का ये हो जाएगा ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उन्होंने डेबिट साइड में शो हो जाएगा 3,000। और डेप्रिसिएशन कितना लगाए 2,000 और 1,000। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5,000। डेप्रिसिएशन ये 5,000 हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्पोजल अकाउंट हमारा तैयार हो गया। अब थर्ड अकाउंट हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे निकलेगा? 31 दिसंबर 2015। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। हमने ट्रक कितने खरीदे थे? 5, 20,000 रुपये का ईच ट्रक था। 20 × 5 ये हो जाएगा 1 लाख। SLM मेथड था, यानी 10% SLM। SLM में फिक्स होता है तो 10,000 रुपये। डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। तो ये हमारा बैलेंस शीट निकल आएगा। तो नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। ये हो जाएगा 10,000। तो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा जो 5 ट्रक थे उसमें एक ट्रक क्या है वो डिस्पोजल हो गया। डिस्पोजल मतलब वो सेल हो गया, यानी कि अब बचे हमारे पे 80,000, यानी 4 ट्रक बचे। तो 4 ट्रक का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 10% SLM। तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 8,000। तो 8,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 10,000 + 8,000 ये कितना आ जाएगा हमारा? 18,000। कितना हो जाएगा ये? 18। एक ट्रक का डेप्रिसिएशन क्या? डिस्पोजल और का वो आ जाएगा 2,000। ये बैलेंस शीट बचेगा 16,000। 16,000 ये नेक्स्ट 3rd ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएगा 16,000। और डेप्रिसिएशन फिर हम चार्ज करेंगे। 3rd ईयर में हमारे पास कितने ट्रक बचते हैं? 3, यानी कि 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60,000 वैल्यू। डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%। तो ये आ जाएगा 6,000, 6,000। ट्रक जो ट्रक 3rd ईयर में बिका है उसे बिकने से पहले वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन और आएगा। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 हमने कैसे निकाला? 20,000 का 10% अपॉन 6/12। तो ये 1,000 और आ जाएगा। और उसी साल हमने 35,000 रुपये की ये 30,000 रुपये की एक नेट ट्रक को खरीदा था। कितने खरीदा? 30,000 रुपये का न्यू ट्रक। कब खरीदा उसने? 1 अक्टूबर 17 को। तो इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। कितने महीने डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 मंथ्स, यानी कि 30,000 पर 10% अपॉन इंटू में 3/12। ये आ जाएगा हमारा 750। कितना आ जाएगा? 750। तो ये इसको हम इनको जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारा? 7750। कितना आ जाएगा? 7750। तो 7750 यहाँ पर ये आ जाएगा। ये 5,000 का आपको ये डिस्पोजल ट्रक डिस्पोजल दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि डिस्पोजल अकाउंट में 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ से ये एंट्री ले लिया, ये 5,000 का ये ले लिया है। ये 5,000 का एंट्री हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 3rd ईयर में। तो 3rd ईयर में करने के बाद तो वहाँ पर बैलेंस शीट फिगर आसानी से निकल आएगी। ये 18,750 रुपये में बैलेंस शीट फिगर आराम से निकल आई है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा तैयार हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। चलिए पढ़ते हैं वन टाइम। 1 अप्रैल 2015 को फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कनिष्का ट्रेडर्स। फर्नीचर अकाउंट कितना है? 50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना है? 22,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। ए पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज ₹20,000, यानी जो एक फर्नीचर का जो पार्ट था वो कितने खरीदा था? 20,000 1 अप्रैल 2011 को। तो उन्होंने वाज सोल्ड कितने का बेच दिया? 5,000 को बेच दिया। ऑन द सेम डेट ए न्यू फर्नीचर वाज कॉस्टिंग 25,000 परचेज। उसी दिन ही 25,000 का नया फर्नीचर उन्होंने खरीद लिया। तो डेप्रिसिएशन द डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि कौन सा मेथड है? SLM मेथड है। एंड नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द एसेट इन द ईयर एंड सेल। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, ये हम तैयार करते हैं। इस वाले क्वेश्चन हमें 2 अकाउंट बनाने होंगे। बुक्स ऑफ कृष्णा ट्रेडर्स फर्नीचर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट। तो यानी कि 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस कितना दे रखा था फर्नीचर का? 50,000। एक फर्नीचर जो हमने 50,000 है उसमें से एक हिस्सा हमने जो एक 15 को हमने 20,000 रुपये का परचेज किया था और वो उन्होंने सेल कर दिया है। कितने का सेल कर दिया उन्होंने? 5,000, यानी सोल्ड कर दिया उन्होंने 5,000।
उन्होंने 20,000 रुपये का खरीदा था 1/4/2011, 1/4/2011 को कितना खरीदा उन्होंने 20,000 रुपये का, और सेल कितना कर दिया उन्होंने 5,000 रुपये की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यानी बैंक हो जाएगी हमारा 5,000। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा 8,000, यानी कि हमारा 4 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,000 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 8,000। तो ये 8,000 का हमने डेप्रिसिएशन शो कर दिया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000, यानी 20,000 वाली चीज़ जब हमने 1/1/11 को 20,000 का खरीदी थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी 12,000। तो 12,000 वाली चीज़ कितनी सेल करी उन्होंने 5,000, यानी कि 7,000 रुपये उन्होंने कम में सेल करी है। 7,000 रुपये क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो 7,000 रुपये क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने एक अनोखा मशीन ही खरीद ली, कितनी 25,000 रुपये की। तो इन सबको टोटल कितना हो जाएगा 75,000। 75,000 रुपये में से हम ये 5,000 8,000 7,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस शीट कितना बचेगा 55,000। अब इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट, तो इसमें जो हमारा 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो 8,000 रुपये ये 8,000 रुपये हैं, ये ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट में 8,000। और बैलेंस शीट शो कितना दे रखा है 20,000, ये 22,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है। और 22,000 में से हम 8,000 रुपये लेस कर देंगे तो बैलेंस शीट हमारा कितना बचेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस शीट हमारा बचेगा 18,250। इस तरीके से आप दोनों अकाउंट बना सकते हो। कभी भी एक लेयर से दूसरे अकाउंट में हम एंट्री ट्रांसफ़र करते हैं तो वन साइड हमारा क्रेडिट होगा, तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ होगा यानी दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2012 जैन एंड सन्स परचेज सेकेंड हैंड प्लांट कॉस्टिंग 2 लाख। 2 लाख का सेकेंड हैंड उन्होंने प्लांट खरीद लिया एंड स्पेंड 10,000 ओवर होल्डिंग, और उसमें 10,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए। 10,000 रुपये जो उन्होंने खर्च कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे कैपिटलाइज। इट आल्सो स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, मतलब ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन पर कितने पैसे खर्च कर दिए उन्होंने 5,000, उसको भी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये हमारी जो कि 2 लाख 2 लाख का उन्होंने क्या करा उन्होंने सेकेंड हैंड प्लांट लिया है, ठीक है। और 10,000 रुपये इस पर और खर्च कर दिए तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटलाइज, इसमें कॉस्ट में जोड़ देंगे। और 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन पे खर्च और कर दिए, यानी कि 5,000 और। ये हमारा जो प्लांट है, यानी हमारा प्लांट लगने के बाद इंस्टॉल होने के बाद ट्रांसफर होने के बाद कितने का पड़ेगा 2,15,000 का। 2,15,000 का हमारा ये पड़ेगा ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं प्लांट पड़ेगा। और इट वाज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन 20%। जो डेप्रिसिएशन का जो रेट था हमारा क्या हमारा WDV क्या कौन सा कितना परसेंटेज है 20%। द प्लांट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, में प्लांट में क्या हुआ प्लांट में आग लग गई 31 जुलाई 2013 को। एंड इंश्योरेंस क्लेम तो हुआ क्या था प्लांट का इंश्योरेंस हो रखा था तो वहाँ से क्लेम मिल गया 50,000 वाज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट accumulate depreciation account and plant disposal account assuming that company close its books on 31 दिसंबर every year। ये बुक्स कब क्लोज कर रही है 31 दिसंबर को हर साल। बुक्स ऑफ जैन एंड सोनू में प्लांट अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं, यानी प्लांट हमें कितने का पड़ा था 1 जनवरी 2012 को प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट क्या आ जाएगा 2,15,000 2,15,000। तो ये 2,15,000 आ जाएगा ये। और बैलेंस CD तो हम क्या करेंगे कैरी डाउन 2,15,000 को नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस BD 2,15,000। फिर थर्ड ईयर में क्या करेंगे उसको कैरी डाउन करेंगे 2,15,000। फिर फोर्थ ईयर में क्या करेंगे ब्रॉड डाउन 2,15,000। फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर हम क्या करेंगे उसको कैरी डाउन 2,15,000 कैरी डाउन हो जाएगा। फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन। फिर 1 जनवरी 2015 में क्या होगा
कि प्लांट में क्या लग गई, फायर लग गई, यानी कि प्लांट क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया, मतलब एक तरह का ये सेल हो गया, मतलब प्लांट डिस्पोजल 2,15,000। अब हम बनाएंगे अकाउंट्स फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंट, यानी कि जो हमने प्लांट कितने खरीदा था, प्लांट हमने खरीदा था 2,15,000, 2,15,000, इस पर 20% रेट है, वो भी WDV के हिसाब से, तो 20% कितना हो जाएगा, 2,15,000, इसका 20% ये हो जाएगा 43,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 43,000। 43,000 ये डेप्रिसिएशन इन्होंने लगा दिया है, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद 43,000 का जो डेप्रिसिएशन लगाया उसको हम कैरी बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट निकालने के बाद नेक्स्ट उसको क्या कर देंगे, बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डेप्रिसिएशन रेट हमारा क्या है, 20% है। कौन सा मेथड है, WDV। तो WDV पता होना चाहिए आपको। यदि उसने मशीन 2,15,000 की खरीदी है उसने मशीन, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका, 43,000। तो 2,15,000 में से 43,000 माइनस करने के बाद 2,15,000 माइनस 43,000, ये कितना बचेगा, 1,72,000। उसकी जो मशीन है उसकी वैल्यू बचेगी 1,72,000। 1,72,000 का 20%, ये कौन सा मेथड है, WDV। तो 20% कितना निकलेगा, 34,400। 34,400, तो 34,400 ये हमारा सेकेंड डे में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 43,000 प्लस 34,400, ये कितना आ जाएगा हमारा, 77,400। ये 77,400 क्या आ जाएगा, बैलेंस CD, यानी कैरी डाउन। और नेक्स्ट ईयर हम इसको क्या कर देंगे, VD, ब्रॉड डाउन, 77,400। फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जैसे कि 1,72,000 माइनस 34,400, ये कितने बचेगा, 1,37,600। 1,37,600 पर 20% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20%, ये हो जाएगा 27,520। कितना हो जाएगा, 27,520। इसको हम लेस कर देंगे, हमारी वैल्यू बचेगी 1,10,080 और 27,520 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 77,400 प्लस 27,520 ये हो जाएगा 1,04,920। तो 1,04,920 क्या आ जाएगा, बैलेंस CD। और नेक्स्ट ईयर उससे क्या कर देंगे, बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन। लास्ट ईयर में क्या होता है कि आग लग जाती है। आग लगने की तारीख क्या है, यानी फायर, यानी कि जो प्लांट में क्या लगती है, फायर लग जाती है। फायर कब लगती है, 31 जुलाई 2013। 31 जुलाई 2013 को फायर लगती है। जब फायर लगती है तो उसमें 7 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके होते हैं, यानी 7 मंथ्स का हमारा क्या आएगा, डेप्रिसिएशन 1,10,080। 1,10,080 का 20% और उसका 7 महीने का, यानी कि 1,10,080 का 20% और इंटू में 7/12, ये आ जाएगा हमारा 1,10,080 का 20% गुणा में 7/12, ये आ जाएगा हमारा 12,843। ये हमारा कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट 12,843। 12,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1,17,763। तो ये हमारा ये क्या हो रहा है, आग लग गई, यानी पूरा डिस्पोजल हो रहा है, प्लांट डिस्पोजल। कितना आ जाएगा, 1,17,763। अब हम प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। प्लांट अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट सिंपल से कैसे बनेगा, तो प्लांट डिस्पोजल कितना, 1,17,763। तो ये हमें डेबिट, मतलब जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1,17,763। 1,17,763। तो हमें जब आग लगी है तो इंश्योरेंस, उसका जो इस प्लांट का क्या हो रखा है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिल गया, 50,000। इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम था 50,000 हो गया पास। तो हमें क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, जब 1,10,080 में से जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, 12,843, इसको माइनस कर देंगे। 1,10,080 माइनस 12,843, ये बचेगा 92,237 बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। तो जो 92,237 में से जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है, कितना मिला है, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये मिला है, 50 से हम लेस कर देंगे, ये बचेगा 42,237, 42,237।
37 का लॉस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस को हम यहाँ शो कर देंगे डेबिट साइड, इन तीनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,15,000। 2,15,000 रुपये प्लांट की वैल्यू थी, 2,15,000। 2,15,000 में 1,17,763 रुपये क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। और इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिल रहा है, 50,000। और उस पर 47,237 का क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यू क्वेश्चन करते हैं। हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ोगे तभी तो जीतोगे। अब हम प्रोविजंस एंड रिजर्व, भाई प्रोविजंस एंड रिजर्व होते क्या हैं यह हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रोविजंस एंड रिजर्व, देयर आर सर्टेन एक्सपेंस and loss which are related to current accounting period but not amount which is not known with the certainty because they are not yet incurred. It is necessary to make a provision for such item and ascertaining the true and net profit. For example, a trader who sells a credit basis known that some of debtor of current period would default and would not pay only perpetually. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर के एग्जांपल क्या होते हैं हमारे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेब्टर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो भी हमें हर साल क्या करना पड़ता है, हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, वो भी प्रोविजन के बेस पे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, जहाँ भी हम डेटर से हमारा वहाँ पर क्या होता है, कुछ डेटर हमारे पेमेंट नहीं देते, जो कुछ पेमेंट नहीं देते तो हमें परसेंटेज कुछ प्रोविजन हमें पैसा में एक्सपेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन हमें बनाना पड़ता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कभी कभार क्या होता है हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ जाता है तो उसका भी हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, यदि हमें कभी भी अपने प्लांट में रिपेयर्स करवानी है, बिल्डिंग में रिन्यूअल्स करवानी है, उसका भी हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। एक छोटे से कंसेप्ट हैं गुड डेटर्स, बैड डेटर्स। तो आप सोचेंगे गुड डेटर कौन होते हैं, बैड डेट्स कौन होते हैं, तो आप सही समझ रहे हैं। गुड डेटर्स वो होते हैं जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, बैड डेट्स वो होते हैं जो पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं और पेमेंट भी वो मार लेते हैं। जो पेमेंट मार लेते हैं तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। जैसे गुड डेटर आर दोज फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ डेट इन सर्टेन। गुड डेटर्स वो होते हैं जिनका पेमेंट क्या होता है, सर्टेन होता है, मतलब वो 100% उन्हें पेमेंट देनी है। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स आर दोज डेटर्स फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट ए पॉसिबल एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन टू सर्टेन लॉस। यानी बैड डेट्स क्या होते हैं, कुछ जो हम सेल करते हैं तो हमारे डेटर बनते हैं और कुछ डेटर में पेमेंट नहीं करते, तो वो जो पेमेंट नहीं करते वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉस में, तो उससे हमें बैड डेट्स कहते हैं। और डाउटफुल डेट्स आर दोज डेटर्स हु मे पे बट बिजनेस फर्म इज नॉट श्योर अबाउट द कलेक्शन इन फुल अमाउंट फ्रॉम देम। In effect, the matter of business experience, some percentage of such debtors are not likely to pay. Hence, treated as doubtful debts and considered a possible loss on account of non-payment of some debtors. It is a common practice and necessary also to make a suitable provision for doubtful debts at time of ascertaining true profit and loss. तो प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं, कभी कभार क्या होता है हमारे कुछ डेटर होते हैं वो जो पेमेंट करने में पेमेंट भी नहीं करते, पेमेंट भी मार लेते हैं, तो उनके लिए हमें कैसे पता चलेगा कौन लोग पेमेंट मार रहे हैं, वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा। और बिजनेस प्रैक्टिस में कुछ पैसा मतलब बैड डेब्ट्स भी हो जाता है, उसके लिए हमें प्रोविजन हमें बनाना पड़ता है। भाई गुड डेटर्स होते हैं जो टाइम पर पेमेंट देते हैं, उनकी पेमेंट सर्टेन होती है। बैड डेब्ट्स में पेमेंट सर्टेन नहीं होती। डाउटफुल डेब्ट्स में क्या होता है, कुछ डेप्टर कुछ परसेंटेज डेटर पेमेंट नहीं करते, उनके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो प्रोविजन बनाना पड़ता है, उसकी हमें एंट्री क्या होती है, फॉर सर्टेनिंग प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स फॉर फॉलोइंग जनरल एंट्री। तो ये हमारी जनरल एंट्री होती है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विद द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस। ये हमारा एक्सपेंस के बेस से पता चलता है कितने परसेंट प्रोविजन बनाना है, कितना नहीं बनाना है। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टॉप लेवल होता है उनका काम होता है। तो इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन सनी डेटर कितने हमारे 68,000 रुपये, ठीक है। बैड डेट्स प्रोवाइड बट नॉट रिकॉर्डिंग द अमाउंट 8,000 पे हमारे क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू
सन्डी डेटर्स, अमाउंट 8,000। जो भी बैड डेट्स की एंट्री पास करी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेट्स, इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पीएल। क्या हो जाएगी हमारी, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 8,000। अब हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन कैसे निकलेगा, 68,000 के हमारे क्या थे, डेटर्स थे। इसमें 8,000 पे क्या हो गया, हमारे बैड हो गए, यानी कि जो गुड डेटर्स कितने हुए, 60,000। तो इन पे प्रोविजंस बन जाएगा, कितने परसेंट बन जाएगा प्रोविजंस, 10% प्रोविजन बन जाएगा। कितने परसेंटेज, 10%। प्रोविजन 10%, तो आ जाएगा हमारा 6,000। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स 6,000। चलिए इन्होंने सॉल्व कर रखा है, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट एंट्री मैंने उन्होंने पास कर रखी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स 8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये वाली एंट्री उन्होंने क्या करा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। कौन से अकाउंट में, पीएल में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 8,000 और हमारा जो 68,000 के हमारे डेटर्स थे, जिसमें 8,000 हमारा क्या था, बैड डेट से। तो ये हमारा नेट डेटर्स कितने बचे, 60,000। इनका जो प्रोविजन है वो कितने परसेंट बनाना है, 10%, वो आ जाएगा हमारा 6,000। तो पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेबिट टू डेट्स कितना आ जाएगा हमारा, 6,000। कितना आ जाएगा हमारा, 6,000। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व क्या होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट मे बी असाइड and retained in the business to provide for certain future needs like a growth and expansion of meet future contingency such as workman compensations। रिजर्व कौन कौन से रिजर्व होते हैं, तो रिजर्व हमारे लाइबिलिटीज, इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस। रिजर्व को हमें कहाँ शो करना पड़ता है, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के साइड हेड रिजर्व सरप्लस, liability side on the balance sheet after the capital example of reserve are general reserve, workman compensation fund, investment fluctuation fund, capital reserve और reserve for redemption of debentures। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। बेसिक नेचर, प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें प्रोविजन, हम प्रॉफिट के चार्ज अगेंस्ट बनाया जाता है, और रिजर्व क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। पर्पज, इट इज प्रोविजन का पर्पज क्या होता है, इट इज क्रिएटेड फॉर ए नॉन लायबिलिटी और एक्सपेंस परटेनिंग टू करंट अकाउंटिंग पीरियड्स द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। प्रोविजन हम क्या बनाते हैं, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी इनकर हो जाए उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजंस। और रिजर्व में क्या होता है, इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। सम रिजर्व्स आर आल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। रिजर्व का मतलब होता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, और कुछ लॉ के अनुसार हमें प्रोविजन हमें बनाना ही पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है, उन्हें हमें 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। द अफेक्ट्स ऑन टैक्सेबल प्रोविजन, प्रॉफिट का कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, इट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट्स। प्रोविजन, जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारा जो रिजर्व होता है हमारे प्रॉफिट का क्या होता है, पार्ट होता है। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, प्रोविजन को हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, इट इज शोन एदर बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द आइटम ऑन द एसेट साइड फॉर विच इट इज क्रिएटेड इन द लायबिलिटी साइड अलॉन्ग विद द करंट अकाउंट। इसको जो हमारे जो प्रोविजन है, वो जो एसेट्स है उसमें हम लेस भी कर सकते हैं, या लायबिलिटी में उसको हम दिखा भी सकते हैं। रिजर्व में क्या होगा, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड आफ्टर कैपिटल, यानी कैपिटल के बाद हमें रिजर्व को शो करना पड़ेगा। किस कौन से हेड में शो करना पड़ेगा, ये हमें
रिजर्व एंड सरप्लस, किस में करना पड़ेगा हमें? रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। प्रोविजंस एंड रिजर्व एलिमेंट्स ऑफ कंपल्सन। प्रोविजंस में क्या होगा? एक क्रिएटिंग ए प्रोविजन इज नेसेसरी असर्टेनिंग ट्रू एंड फेयर एंड प्रॉब्लम्स कंप्लायंस विद प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव कंसेप्ट। इट मस्ट बी मेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। भले ही हमारे पास प्रॉफिट ना हो पर हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जनरली इट क्रिएट्स ए रिजर्व इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर आर प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट नहीं है तो हमारा रिजर्व क्या नहीं बनेगा। इन सर्टेन केसेस लॉ स्टिपुलेट क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व सच एज डेवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यूज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोविजन हम बनाएंगे हम डिविडेंड की पेमेंट के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। और इट कैन बी यूज डिविडेंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा रिजर्व है तो रिजर्व से हमें पेमेंट डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं, पर प्रोविजन से हमें पेमेंट नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ रिजर्व क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रिजर्व हमारे दो टाइप्स होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व का प्रयोग जनरली तौर पर यूज होगा। जनरल रिजर्व व्हेन द पर्पज ऑफ विच रिजर्व इज क्रिएटेड नॉट स्पेसिफिक। रिजर्व हमारे स्पेसिफिक नहीं होते। इट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। इट इज आल्सो टर्म्ड एज फ्री रिजर्व बिकॉज द मैनेजमेंट कैन फ्रीली यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज। जनरल रिजर्व स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। जनरल रिजर्व हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? स्पेसिफिक रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक रिजर्व हम किस लिए बनाते हैं? कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पज। जिस पर्पज के लिए बनाया गया हो उसी पर्पज के लिए जनरल स्पेसिफिक रिजर्व यूज होता है। एग्जाम्पल्स स्पेसिफिक रिजर्व आर गिवन बिलो। ये हमारे क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व होते क्या है? डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए रिजर्व बनाना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर्करों के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशंस फर्स्ट इन्वेस्ट करने के लिए। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यदि हम डिवेंचर को हमें रिडीम करना हो उसके लिए। तो यानी कि दो टाइप्स के हमारे रिजर्व होते हैं, एक तो जनरल पर्पज और सेकंड क्या होता है हमारा? जनरल। पहला होता है हमारा जनरल पर्पज, सेकंड होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज में हम किसी भी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं जनरल पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज में क्या होता है? कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हमें स्पेसिफिक रिजर्व हमें बनाना पड़ता है, जैसे डिविडेंड, इक्विलेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। चलिए हम चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व। और ठीक है, की टर्म्स डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस करना होता है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट यानी कि उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन में लगता है ओरिजिनल कॉस्ट और यूजफुल लाइफ। यानी कि डेप्रिसिएशन के हमारे दो मेथड होते हैं, SLM और WDV। SLM में क्या होता है हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, और WDV में क्या होता है जो हमारी वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने के बाद रिड्यूस होगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। यूजफुल लाइफ क्या होता है? जो भी मशीन हमें 5 साल यूज होनी है या 10 साल यूज होनी है, हर मशीन की एक लाइफ होती है, वो हमेशा जी नहीं सकती। मतलब उसके जैसे इंसान की लाइफ होती है वैसे ही मशीन की भी लाइफ होती है, उसे हमें यूजफुल लाइफ कहते हैं। डेप्रिसिएशन लगने के कॉजेस। डेप्रिसिएशन लगने के कारण क्या होता है हमारे? डिप्लेशन, ऑब्सोलेंस और एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? हमारे गुडविल पैटर्न को राइट अप करना होता है, इंटेंजिबल एसेट्स को। ऑब्सोलेंस भले ही इसका मशीन हमारी यूज नहीं हो रही हो तब भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ऑब्सोलेंस उसका मानना है ये है कि मशीन रखी रखी हुई यूज हो रही है, रखी रखी हुई खराब हो सकती है। डिप्लेशन का मतलब है कि वैल्यू का रिड्यूस होना। और सैल्वेज वैल्यू यानी कि जब हमारी यूजफुल लाइफ होने के बाद मशीन की कुछ वैल्यू बचती है जो कि हमारा कबाड़ी के भाव मशीन बिक जाती है। रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू।
यानी कि लास्ट में जो हमारी मशीन मतलब यूजफुल लाइफ होने का बाद हमारी मशीन की वैल्यू, जो हमें मशीन वैल्यू कबाड़ी का बिक जाती है, उसके हम स्क्रैप वैल्यू, रेजिड वैल्यू, सेल्फ वैल्यू कहते हैं। WB रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग मेथड, ये हमारा WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके और भी नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ 1000 रुपये की लेके आए, मशीन आई, तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, यानी कि 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ लेस करने के बाद अगले साल 900 पर डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 10%। 90 रुपये फिर लगेगा 810 पर 10%, 81 रुपये, यानी जो भी अमाउंट रिड्यूस हो रहा है उस पर क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। सेकंड क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन यानी SLM यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो हर साल चेंज नहीं होता, वही डेप्रिसिएशन लगता रहता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारे क्या होते हैं, ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होना, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं हमारे, ऑब्सोलेंस, डिप्लेशंस और एमोर्टाइजेशन। और ये प्रोविजंस क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। प्रोविजंस जैसे हमारे प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजंस हमारे कंटीजेंस एक्सपेंस के लिए हमें बनाने पड़ते हैं। कैपिटल रिजर्व हमारे कैपिटल का पार्ट होता है। रेवेन्यू रिजर्व हमारे रेवेन्यू का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व होता है सभी के लिए, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व वो होता है जो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड, जैसे बिल्डिंग रिपेयर्स, जैसे बोनस। तो जो भी हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ डेटर्स टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं और पेमेंट भी हड़प लेते हैं, तो उनके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। ये एक्सपेंस के अनुसार बनता है। चलिए चैप्टर समाप्त हो चुका है। यदि मेरी वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपको बेल आइकन दिख रहा है उसे आप क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको अगली वीडियो में दोबारा दिखेंगे।